A very good morning to students. Students, we have previously discussed about what is mechanics, static mechanics, dynamic mechanics, kinematic mechanics, kinetic mechanics. This has already been discussed with all of you students. Now this has also been discussed that what is elastic body and what is rigid body. Now let's come to the next definition, that is a particle. Particle क्या होता है? आप सभी को पता है. Particle means, जैसे कि एक एग्जांपल दूं मैं, तो रेत का दाना, सैंड का दाना, दैट इज अ डायमेंशनलेस पॉइंट, करेक्ट. लेकिन उसमें कुछ मैटर होता है, ठीक है ना. जब बहुत सारे दाने एक साथ जमा हो जाएंगे तो आपको उसका वेट नजर आएगा, करेक्ट है. तो अ डायमेंशनलेस पॉइंट हैविंग मैटर इज नोन एज अ पार्टिकल. मैटर किसको कहते हैं? मैटर मीन्स एनीथिंग जो जगह लेती है और उसमें मास हो. एनीथिंग जो जगह लेती है और उसमें मास हो. फॉर एग्जाम्पल, रेत का दाना ही ले लो. रेत का एक दाना, वो जगह लेता है और उसमें मास है. दैट इज कॉल्ड एज अ मैटर. ठीक है. ये चलो ठीक. इसमें क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स जमा हो गए हैं, ठीक है. ये एक मैटर है जो स्पेस लेता है. देखिए, इसने स्पेस ले लिया है, इतनी जगह पे रुका हुआ है, इतनी जगह पे रुका हुआ है, और उसमें मास भी है. अगर आप मशीन पे रखोगे तो वैल्यू मिलेगी, करेक्ट. So that is called as a matter. Anything that occupies a space and have a mass is known as a matter. करेक्ट. नाउ आप लोगों के लिए एक जनरल टास्क, दैट इज यू विल टेल मी व्हाट इज मास एंड व्हाट इज वेट. आई होप ये भी आप लोगों को पता है, वेट क्या होता है, मास क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी आपको पता है. आई वॉन्ट यू स्टूडेंट्स टू टेल मी इन द नेक्स्ट लेक्चर दैट व्हाट इज मास एंड व्हाट इज वेट. Okay, now I'm directly shifting up to the next definition, that is force. Now, what is force? Force, an external agency which changes, an external agency which changes or tends to change the state of the body. क्या मतलब निकल रहा है? फॉर एग्जाम्पल, ये एक बॉडी है, एन एक्सटर्नल एजेंसी, यहाँ लिखा है ना, एन एक्सटर्नल एजेंसी. तो व्हाट डज दैट मीन? एन एक्सटर्नल एजेंसी मतलब कुछ बाहर से लगने वाली चीज, जैसे कि ये पेन लग रहा है या मेरी उंगली लग रही है. एन एक्सटर्नल एजेंसी which changes or tries to change the state of the body. देखिए, जैसे कि ये फोर्स लगा मेरे उंगली से, क्या कर रहा है इसका स्टेट चेंज कर रहा है, रुके हुए बॉडी को मोशन में ला रहा है. तो दिस इज कॉल्ड एज अ फोर्स. अगर ये बॉडी मोटी होती और ज्यादा वेट होता है इसमें, तो मेरी ये उंगली इसको सरका नहीं पाती. तो उस केस में मैं क्या बोलता? एन एक्सटर्नल एजेंसी विच ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी. यानी मैं धक्का दे रहा हूँ लेकिन वो हिल नहीं रही है. तो इट इज लाइक, ये क्या बनता है? एन एक्सटर्नल एजेंसी विच ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी या विच टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी इज नोन एज अ फोर्स. ये उंगली से तो मेरा लगा है, दैट इज कॉल्ड एज अ फोर्स, विच इज एन एक्सटर्नल एजेंसी एंड विच आइदर चेंजेस और ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज अ फोर्स. नाउ, फोर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ लिखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स. तो फोर्स में कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि देखिए, मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो एक पॉइंट पे लगाऊंगा, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की जरूरत होती है. डायरेक्शन की जरूरत होती है, यहाँ से लगा रहा हूँ, यहाँ से लगा रहा हूँ, तो डायरेक्शन की जरूरत होती है. यहाँ से लगा रहा हूँ, तो डायरेक्शन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. और कितने ताकत से लगा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज अ मैग्नीट्यूड, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू यू. ओके. तो a force requires three things in it. Very first is the direction, second is the magnitude. Very first is the direction, second is magnitude यानी वैल्यू कितनी है, एंड थर्ड इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. किस पॉइंट पे लग रहा है भाई, यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है, यहाँ यहाँ कहाँ लग रहा है.
The point of application is also required. These are the three things that are required to be there in any force. Okay. Now let's come to the next thing, that is principle of transmissibility. What it says. देखिए मैं आपको पहले तो समझा देता हूँ, उसके बाद अपन उसकी डेफिनेशन पे जाएंगे. तो इट सेज कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर या किसी बॉडी पर अगर कोई फोर्स लगाओ, अगर कोई फोर्स लगाओ कितने भी मैग्नीट्यूड का, तो उस फोर्स का इफेक्ट सेम रहेगा. अगर या चाहे तो वो किसी और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे लगे, लेकिन अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन रहे. क्या मतलब निकला? एक बॉडी पर अगर मैं कोई फोर्स लगा रहा हूँ जितने भी मैग्नीट्यूड का किसी एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर, तो इस फोर्स का इफेक्ट सेम रहेगा, चाहे तो वो किसी और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे लग जाए, चाहे तो वो फोर्स किसी और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे लग जाए, लेकिन वो सेम लाइन ऑफ एक्शन में रहे. अब लाइन ऑफ एक्शन मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आई होप समझ के आपको. देखिए ये फोर्स है, तो इसका ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ये फोर्स है, इसका ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ये फोर्स है, इसका ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है. आई होप इट इज क्लियर. लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है? ये फोर्स है, तो इसका ये लाइन ऑफ एक्शन हुआ. ये फोर्स है, तो इसका ये लाइन ऑफ एक्शन हुआ. ये फोर्स है, तो इसका ये लाइन ऑफ एक्शन हुआ. आई होप इट इज क्लियर. तो क्या कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी? कि एक फोर्स जिसका चाहे जो भी मैग्नीट्यूड हो, वो किसी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे हो, तो इस फोर्स का इफेक्ट सेम रहेगा, अगर वो दूसरे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे क्यों ना लग जाए, लेकिन सेम लाइन ऑफ एक्शन. यानी यहाँ से धक्का दो, चाहे यहाँ से खींचो, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन रखो, चाहे ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन रखो, इस फोर्स का इफेक्ट सेम रहेगा, अगर वो सेम लाइन ऑफ एक्शन में लगे तो. ये देखिए सेम लाइन ऑफ एक्शन में सेंटर से जा रहा था, तो सेंटर से ही जा रहा है, तो उसका इफेक्ट सेम रहेगा. आई होप ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी आपको समझ गया. तो किस लैंग्वेज में देख लेते हैं. इट सेज दैट इफेक्ट ऑफ एनी फोर्स on a body will remain same if force is applied at any other point of application. If force is applied at any other point of application along the same line of action, along the same line of action. I hope it is clear. Next, let's come to the next definition or the next term, that is a force system. Now, what is a force system? देखिए किसी बॉडी पे एक फोर्स लगा, तो ठीक है, हम कहते हैं अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी. लेकिन when there are more than one number of force, जब एक नंबर से ज्यादा फोर्सेस लग जाए, then it will be called as a force system. Then it will be called as a force system. When number of forces are active on a body, it is called as a force system. एक से ज्यादा फोर्स बॉडी पर लग जाए तो फोर्स सिस्टम बन जाता है. देखिए ये बॉडी पे हमने 3 फोर्सेस लगाए, तो इसको कहेंगे हम एक फोर्स सिस्टम. आई होप इट इज क्लियर टू यू. When a body is subjected to more than one force is called force system. Let's come to the next thing directly, that is the classification of the force system. Now, what is this classification tells us? That there are two broadly classified, uh, there are two broad classification of a force system. One is coplanar force system, and the second one is non-coplanar force system. When all the forces lies in one, when all the forces force system लिखा है ना, तो बहुत सारे forces होते हैं, एक नहीं होगा, एक से ज्यादा होगा, तो मैं all the forces होगा. When all the forces lies in one plane, it is called as a coplanar force system. When all the forces lies in different plane, then it is called as a non-coplanar force system. Examples are here. All the forces, there are three forces, lies in one plane. देखिए एक plane में lie कर रहे हैं, and it is called as a coplanar force system. When all the forces lies in different plane, then it is called as a non-coplanar force system. I hope it is clear, students.
वही लिखा हुआ है, इफ नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन सेम प्लेन एंड इट इज कॉल्ड एज अ कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। तो नॉन कोप्लेनर क्या हुआ? इफ ऑल द फोर्सेस या इफ नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ डिफरेंट प्लेन। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स जंप टू द कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। कॉन्करेंट का क्या मतलब होता है? जब बहुत सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं या एक ही पॉइंट पर आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। यहाँ देखिए, एक प्लेन से गुजर रहे हैं तीन फोर्सेस और एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं। तो एक पॉइंट से निकल रहे हैं मीन दैट इज अ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, और एक ही प्लेन में है तो कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। आई होप इट इज क्लियर। आगे चलते हैं, सेकंड बॉडी में एग्जांपल देखिए। फोर्सेस आर कॉन्करेंट, देयर आर थ्री फोर्सेस, फोर्सेस आर कॉन्करेंट, एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं लेकिन अलग अलग प्लेन में जा रहे हैं, एक इधर एक इधर एक इधर। आई होप इट इज क्लियर। तो ये बनता है कॉन्करेंट नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, क्योंकि एक प्लेन फिर दूसरा प्लेन फिर तीसरा प्लेन, तीन प्लेन में जा रहे हैं तो ये नॉन कोप्लेनर हुआ, कॉन्करेंट नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। आगे चलते हैं पैरेलल फोर्स सिस्टम। पैरेलल फोर्स सिस्टम मतलब क्या? कॉन्करेंट का मतलब क्या हुआ था? जब हर फोर्सेस एक ही पॉइंट से निकल रहे थे या एक ही पॉइंट पे आ रहे थे। पैरेलल फोर्स सिस्टम मतलब जब हर फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है, यानी फोर्सेस का ये लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है, then it is called as a parallel force system. If the line of action of all the forces are parallel, then it is called as a parallel force system. अब पैरेलल फोर्स सिस्टम में भी क्लासिफिकेशन है। देखिए, पैरेलल फोर्स कैसे हो रहे हैं? जब लाइन ऑफ एक्शन सेम रह रहे हैं। तो एक फोर्स अगर राइट जा रहा है और एक फोर्स अगर लेफ्ट जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे पैरेलल अनलाइक फोर्स सिस्टम। और अगर दोनों फोर्सेस राइट जाते हैं तो हम कहते हैं पैरेलल लाइक फोर्स सिस्टम। आई होप इट इज क्लियर। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए, ये बॉडी फोर्सेस एक प्लेन में है, फोर्सेस पैरेलल है और फोर्सेस अनलाइक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एक प्लेन में होने की वजह से कोप्लेनर, पैरेलल लिखने की वजह से कोप्लेनर पैरेलल और अनलाइक। तो कोप्लेनर पैरेलल अनलाइक फोर्सेस। यहाँ क्या हो रहा है? एक ही प्लेन में कोप्लेनर, पैरेलल है क्या? हाँ पैरेलल है। लाइक है क्या? हाँ लाइक है। तो कोप्लेनर पैरेलल लाइक फोर्सेस। यहाँ क्या हो रहा है? अलग अलग प्लेन में है तो नॉन कोप्लेनर। पैरेलल है क्या? हाँ पैरेलल है। लाइक है? हाँ लाइक है। तो नॉन कोप्लेनर पैरेलल लाइक फोर्स सिस्टम। इसका क्या होगा? नॉन कोप्लेनर पैरेलल अनलाइक फोर्स सिस्टम। आई होप ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को। आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट थिंग दैट इज नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम, या दोनों को मिला के आप सिंपल कह सकते हो जनरल फोर्स। देखिए, इफ द नंबर ऑफ फोर्सेस आर नाइदर कॉन्करेंट नॉर पैरेलल, अगर फोर्सेस ना कॉन्करेंट है ना पैरेलल है तो उस सिस्टम को हम जनरल फोर्स सिस्टम कहेंगे। आई होप ये भी क्लियर हो गया आपको। एक बॉक्स है या एक बॉडी है, वो कैसे कोप्लेनर है, कॉन्करेंट है क्या? नहीं है। पैरेलल है क्या? नहीं है। तो ना कॉन्करेंट है ना पैरेलल है, तो ये क्या बन गए? नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। तो नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल कॉन्करेंट नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। तो अब मैं इतना लंबा क्यों बोलूँ? नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल, उससे अच्छा सिर्फ एक ही लाइन बोलूंगा, दैट इज जनरल फोर्स सिस्टम। जब कोई फोर्स ना कॉन्करेंट है ना पैरेलल है तो उसको हम जनरल फोर्स सिस्टम कहेंगे। तो ये बन गया कोप्लेनर जनरल फोर्स सिस्टम। इसमें बन गया नॉन कोप्लेनर नॉन कोपेन नॉन कोप्लेनर जनरल फोर्स सिस्टम। आई होप ये क्लियर हो गया आप लोगों को। लास्ट थिंग फॉर टुडे दैट इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्कस्ड इज द रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। देखिए, आपका न्यूमेरिकल का बेसिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ हम पहला टर्म डिस्कस कर रहे हैं दैट इज रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। नाउ रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का क्या मतलब होता है?
रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस मतलब स्प्लिटिंग ऑफ फोर्सेस। अब फोर्सेस को स्प्लिट क्यों कर रहे हो आप? तो देखिए वो हम इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज हम मैकेनिक्स में, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ऐसे इंक्लाइंड फोर्सेस से डील नहीं करेंगे। ऐसे इंक्लाइंड फोर्सेस से डील नहीं करेंगे। हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल राइट जाने वाला, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट जाने वाला, हॉरिजॉन्टल अप जाने वाला, वर्टिकल अप जाने वाला, वर्टिकल डाउन जाने वाले फोर्सेस से डील करेंगे। So we are only going to deal with the horizontal and vertical force. So if the forces we find are inclined, then we need to do the resolution of forces. Then we need to do the resolution of forces. मतलब we need to split the force into two parts. One will be horizontal and the other one will be vertical. That means एक x axis में जाएगा और एक y axis में जाएगा. That is called as resolution of forces. Now वो कैसे करते हैं? फोर्सेस हमको इस तरीके की चाहिए, आइदर राइटवर्ड, अपवर्ड, लेफ्टवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है, तो इंक्लाइंड फोर्सेस अगर मुझे मिलते हैं तो हम क्या करते हैं? वी आर गोइंग टू डू द रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ फोर्सेस। तो इफ वी फाइंड एनी फोर्स गोइंग इंक्लाइंड named f, then we need to split this force into two parts, एक x में जाएगा एक y में जाएगा। तो कभी भी इंक्लाइंड फोर्स अगर आपको दिखे तो आप क्या करोगे? उसके ओरिजिन पे ग्राफ बना लोगे। उसके ओरिजिन पे आप पेंट लाइन से, प्रोजेक्शन लाइन से ग्राफ बना लोगे। ठीक है, उसके लाइन ऑफ एक्शन को देखोगे, उस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को देखोगे कि वो फोर्स कौन से एक्सिस में जा रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो हमको पता चल रहा है ये फोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो एक्सिस होते हैं वो हमारे कंपोनेंट बन जाते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो एक्सिस होते हैं वो हमारे कंपोनेंट बन जाते हैं। कंपोनेंट मतलब टुकड़े, ये फोर्स के टुकड़े। ठीक है, तो एक अगर फादर है, अगर वो इंक्लाइंड है तो उसके दो बेटे रहेंगे। ठीक है, एक वो एक्स एक्सिस में जाएगा, एक वाई एक्सिस में जाएगा, डिपेंड करता है क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और तो उसके दो बेटे ऐसे जाएंगे। ये कैसे पता किया आपने? आपने क्वाड्रेंट चेक किया, कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो एक्सिस होते हैं वो ही लाइन में हमारे बेटे जाएंगे। ठीक है, तो ये पहला बेटा हुआ, ये सेकंड बेटा हुआ। बेटों को पापा का नाम मिल जाएगा, लेकिन उनका खुद का भी तो नाम रहेगा। तो जो एक्स एक्सिस में दौड़ेगा वो उसको एक्स रहेगा नाम, और जो वाई एक्सिस में दौड़ेगा उसका नाम वाई रहेगा। तो एक फादर के दो बेटे रेडी हो जाएंगे, दोनों को फादर का नाम मिलेगा एफ एफ, और दोनों में खुद का भी एक आइडेंटिटी रहेगा, एक्स और वाई। ठीक है, अब इनकी कुछ वैल्यूज रहेगी। देखिए, अगर इसकी संपत्ति 20 किलो न्यूटन है तो इसको कितना मिलेगा, इसको कितना मिलेगा? आपको नहीं पता, तो आपको निकालना है। देखिए, वैल्यू सिर्फ दो ही रहेगी, एक रहेगी एफ कॉस थीटा और एक रहेगी एफ साइन थीटा। तो एक बच्चे को एफ कॉस थीटा मिलेगा, एक को मिलेगा एफ साइन थीटा। वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है इंक्लिनेशन पे, फादर के इंक्लिनेशन पे। तो अगर इंक्लिनेशन एक्स से है तो एक्स को सीधा सीधा आप कॉस वाला टर्म दे दोगे, यानी कि ये वाला एफ कॉस थीटा, और बचे वाले को दूसरा टर्म दे दोगे, दैट इज एफ साइन थीटा। ये किससे डिसाइड किया आपने? एंगल से। अगर एंगल एंगल जिसकी तरफ झुका है उसको कॉस, एंगल जहां से नाप रहे हो, मेजर कर रहे हो, उसको कॉस, बचे वाले को साइन। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। दिस इज कॉल्ड एज द रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। आगे हम और भी चीजें डिस्कस करेंगे और फिर न्यूमेरिकल पर पढ़ेंगे। फॉर टुडे आई थिंक दिस इज इट, एंड आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द लेक्चर। मास एंड वेट का डेफिनेशन आप लोग मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताओगे। तो थैंक यू फॉर टुडे।